My dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of jurisprudence. As you know very well that jurisprudence is a very important subject in regard to LLM एग्ज़ाम, LLB एग्ज़ाम और UGC नेट एग्ज़ाम। अभी रिसेंटली कल परसों ही एक नोटिफिकेशन यूजीसी ने आउट किया है कि 16 सितंबर के बाद जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना पहले मैं प्रेफरेंस जो है यूजीसी नेट के सब्जेक्ट को दूं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो यूजीसी नेट का जो जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है उसको मैं जल्दी से जल्दी 3-4 दिनों में कवर करवा दूँ, जिससे कि जो यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो उस पर तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इससे पहले जो है हम एनालिटिकल स्कूल और लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आपने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिगार्ड टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम। और जब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ हो जाएगा, उसके बाद नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, फिर रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ और फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ के थोड़ा कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। सोशियोलॉजिकल स्कूल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें रोस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है। तो आई होप आप थोड़ा अपना सिलेबस की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मेरे जूरिस्प्रूडेंस के 12-13 जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं, आप एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और फर्दर जो है ये जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी आगे नेक्स्ट जो 3-4 दिनों में, उनको ज़रूर आप देखिए और रिवाइज़ कीजिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये इतना लेंथी नहीं है जितना, क्योंकि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंट्स थे, ज्यूरिस्ट थे, जैसे हैंस कैल्सन हो गए और जॉन ऑस्टिन हो गए, जेरेमी बेंथम हो गए, H.L.A. हार्ट हो गए। तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा फेमस जो जूरिस्ट थे जो एनालिटिकल स्कूल से जुड़े हुए थे, इसलिए वो जो टॉपिक था वो काफ़ी लेंथी भी था। उस टॉपिक को करने के लिए तकरीबन मेरे 4 या 5 लेक्चर लग गए। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर जो भी जूरिस्ट हैं उन सभी का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितना हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। मेरा टारगेट ये नहीं कि मुझे जो है हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक को उठा के चलना है। मेरा टारगेट ये है कि जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बट वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसको मैं जो है आपको सिर्फ एक इंट्रो के थ्रू जो है समझा दूँगी। बट जो टॉपिक ऐसे हैं जो इतने लेंथी टॉपिक हैं और जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्रैक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और जो अन्य जो स्कूल है जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये सारे के सारे जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें जूरिस्ट पूछ लिया जाता है, उनकी क्या फ़िलोसफी है वो पूछ ली जाती है। अगर हमने कंसेप्ट क्लियर करे होंगे तो उससे हमें ये होगा कि जो भी हमने कंसेप्ट समझे उसके एक फैक्ट्स हमें पता होंगे, उसमें क्या थ्योरी बताई गई वो हमें पता होंगे, उनके रिलेटेड विच आर द फिलोसफी रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो भी हमें पता होंगे। तो उसके बाद हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा, उसको हम इजीली चुटकियों में क्लियर कर देंगे। और इस बार का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मुझे लगता है कि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट जिनका काफ़ी सालों से क्लियर नहीं हुआ है उनका क्लियर हो जाएगा, अगर आप डिटेल में मेरे ये अपलोड किए हुए हर एक वीडियो को डिटेल में समझते हो और उसको क्रैमिंग करने के बजाय उसके समझने का प्रयास करते हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो एग्जिस्टेंस में आया कैसे, क्या उसके रीज़न थी। तो कह रहा है कि द राइज ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बी ट्रेस्ड टू मैनी कोजेज़। कई कारणों से ये ट्रेस्ड हुए, कई कारणों से ये आए। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जो है एकदम एक दिन में ही पूरा हो जाता है, उसके लिए काफ़ी लंबे जो है संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तभी उसको एग्जिस्टेंस मिल पाती है, तभी उसको एक पहचान मिल पाती है। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसके लिए भी कई कारण थे, जिन कारणों की वजह से हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहला तो ये प्रतिक्रिया थी कि जो अनहिस्टोरिकल अजम्पशन था, जो हिस्टोरिकल का मतलब जो ऐतिहासिक, इतिहास के अलावा कुछ ऐसे थ्योरिस्ट थे जो नेचुरल लॉ का मतलब जो भगवान ने जो लॉ बनाया है, जो भगवान के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में जो वैदिक ग्रंथ है उनमें जो लॉ लिखा हुआ है,
इस प्रकार से जो लॉ है जो बना हुआ है वो लॉ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के आया कि जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट है वो नेचुरल लॉ के ऊपर ही बेस्ड। आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट और नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कई जूरिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट है। बट कुछ मायनों में जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हमें खुद को ये महसूस होगा कि बोथ आर एट डिफरेंट फुटिंग, दोनों अलग अलग फुटिंग पे हैं, दोनों का अलग अलग टारगेट है, दोनों का अलग अलग ही मकसद है। दूसरा ये कि जो अटेम्प्ट टू फाइनल लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन रीज़न विदाउट रेफरेंस टू पास्ट और एग्जिस्टिंग रेवोल्यूशनरी इन एग्जीक्यूशन, की जब किसी प्रकार का कोई लॉ बनता है, कोई स्टैट्यूट बनता है, तो उसके लिए जो बेसिक नेसेसिटी थी, बेसिक जो ज़रूरतें थी वो जो है पूरी नहीं की गई। और उसको पूरा कब किया गया? द कल्मिनेशन एल्फ इट्स वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की एग्जिस्टेंस सामने आई। और तीसरा कारण ये था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो नेपोलियन को वहाँ से निकाल दिया गया, तो वो एक रीज़न था कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को लाने में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना एक योगदान दिया है, अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है। तो फ्रेंच जो है उन्होंने जो कोडिफाइड लॉ है उसकी आइडिया को बढ़ावा दिया। पहले क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ राज था, नेपोलियन का वहाँ राज था। उसके बाद जब उन्होंने रेवोल्यूशन किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर आता है। हालांकि 10th लेवल तक भी हमने सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है, उस हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उसी प्रकार का एक आंदोलन जो हमारे देश में किया गया था और उस आंदोलन के द्वारा ही आज़ादी वहाँ पर प्राप्त की गई थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत उन्हें आज़ादी मिली तो उन्हें ये लगने लग गया कि जो एक लिखित कानून है, जो कोडिफाइड लॉ है, जो एक आप मान सकते हो कि संहिताबद्ध है, जिसको बुक्स में या किसी ग्रंथ के फॉर्म में जो है कोडिफाई किया जाए, उसको बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और उन्हें ऐसा इसलिए लगा कि जब कोई लॉ होगा तो उसके बाद जो है उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। जब कोई देश है ना आज़ादी अपनी पाता है बड़े संघर्षों से, तो उसको यही लगता है कि अब ऐसे लॉ बनाए जाएं जिससे आम व्यक्ति को जो उनके अधिकारों का हनन ना हो और उनको वो अधिकार मिल जाएं। ऐसा ही कुछ सोच रख के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है कोडिफिकेशन और लॉ का प्रयास किया गया और वहाँ पर भी इसी प्रकार से जो लॉ है वो उसको कोडिफाई किया जाने लगा। कह रहा है कि जो बेसिक सोर्स है हिस्टोरिक स्कूल का वो ये कहता है, हिस्टोरिक से आप समझ सकते हो, हिस्टोरिकल का मतलब है ऐतिहासिक। जब बात इतिहास की आती है तो उस टाइम सबसे पहले ये माना जाता है कि जो इतिहास कैसे बनता है, जो हमारे काफ़ी सालों से जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हम लेकर चल रहे हैं सोसाइटी में, वही रीति रिवाज जो है जब उसमें बदलाव किया जाता है, उसको एक लिखित रूप में पेश किया जाता है या उसको कोडिफाई किया जाता है, तो उसके अंदर जो है कस्टम का काफ़ी रोल होता है। तो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो कस्टम की ही देन है कि लोग जो है काफ़ी सालों से जो कुछ सोसाइटी में अपना प्रचलन कर रहे थे, जो परंपराएं निभा रहे थे, उन्हीं परंपरा के बेस पर जो है ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को लाया गया। इसे आप कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हो। जब कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि विच स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उस टाइम आप बिना सोचे समझे ही आप हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को टिक कर दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है यूजीसी नेट में। और मेरा भी ये पर्पज़ जो है जूरिस्प्रूडेंस को अब कवर करवाने का, फास्टली कवर करवाने का मेरा मोटिव ही यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी 15-16 दिन में 20 दिन के अंदर, जैसे कहा गया है कि 16 सितंबर के बाद जो यूजीसी नेट अपना एग्ज़ाम करवा सकती है, तो लॉ के एस्पायरेंट्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा दिन आएगा वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये है कि हमारे पास मौजूदा टाइम में 15-20 दिन हैं और उसके थ्रू जो है हमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लॉ सब्जेक्ट की तैयारी करनी है अच्छे से। अगर आपके लॉ सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो दूसरा टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ही होता है मोस्टली, वो तो उसमें भी तकरीबन 50% मार्क्स आ जाते हैं। और अगर आपको ये पेपर भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, अच्छे से मार्क्स ले लेते हो, तो आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसका वैसे तो सबसे ज़्यादा फेमस जो इसके जूरिस्ट माने जाते हैं वो है सेविग्ने। सेविग्ने जो है, सेविग्ने भी बोल सकते हैं इसको, सेविग्ने भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे जिसका प्रोनाउंसिएशन का थीम है, जैसे उसने जिसी ने समझा है अपने लेवल पे, जैसे जिसको याद होता है वो उसी तरीके से इसको, इस शब्द को याद कर सकता है, सेविग्ने या सेविजने। और सेकंड जो इसका सपोर्टर था सेविजने का वो था मेन जो है वो इसका सपोर्टर था। तो ये माना जाता है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो सेविग्ने की देन है।
यूबी सोसाइटस इबीजस, ये जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ये यूबी सोसाइटस इबीजस एक लीगल मैगजीम है, लैटिन मैगजीम है, उस पर बेस्ड है कि वेयर देयर इज़ ए सोसाइटी, जिस प्रकार का समाज होगा देयर इज़ लॉ, उसी प्रकार का कानून होगा। ऐसा नहीं कि अब मान लो हमारे देश के अंदर 4 तरह के मेनली धर्म माने गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा पारसी या अदर छोटे छोटे जो है सेक्ट्स हैं, छोटे छोटे से जो रिलीजन है, वो रिलीजियस पर्पज़ से हिसाब से उनके लिए भी स्पेशल लॉ बने हुए हैं, उनके भी कस्टमरी लॉ बने हुए हैं। तो उन लॉ के अंदर जो है उनको एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं, विशेष उनके लिए स्टैट्यूट बनाए जाते हैं। तो उस मामले में ये माना गया कि जैसी सोसाइटी होगी वहाँ के लॉ भी उसी प्रकार से होंगे। आज हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि लॉकडाउन के अंदर अगर कोई ज़्यादा कीमत ले रहा है किसी चीज़ की, तो उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो उसके खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो पहले से ही लागू किया गया है, तो जिसकी सिर्फ एनफोर्समेंट करवानी है और लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। तो लॉ वैसा ही होना चाहिए जैसा सोसाइटी में डिमांड है। जैसे निर्भया वाला केस हुआ, 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद काफ़ी बदलाव किए गए। तो सोसाइटी की वो डिमांड थी, जैसी सोसाइटी की डिमांड थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पास किया गया। तो जैसी सोसाइटी की डिमांड है उसी प्रकार से सोसाइटी में लॉ आना चाहिए, उसी प्रकार से सोसाइटी में स्टैट्यूट आना चाहिए। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो मैं काफ़ी मुझे लेट हो गया है, मैं 11 बजने के करीब हो गए हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे वैसे तो नींद भी आ रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि जो एस्पायरेंट मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो मुझसे एक उम्मीद रखते हैं कि मुझे जो है उन बच्चों के लिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डीपली तैयारी करवानी चाहिए। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, 11 बज जाएंगे, थोड़ी सी मुझे जो है आलस्य भी हो जाएगा, लेकिन आलस भी होता है तब भी मैं ये लेक्चर आज का पूरा करके अपलोड करूँगी मॉर्निंग में, क्योंकि नाइट काफ़ी हो गई है। लेकिन मेरे लिए डेली का एक लेक्चर अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर आ गए तो ये ड्यूटी उस टीचर की भी बनती है, उस गाइड की भी बनती है। चाहे मैं यूट्यूबर हूँ, चाहे मैं आपसे कुछ पे नहीं करवा रही हूँ, चाहे ये फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरी भी एक ड्यूटी बनती है कि जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं मुझे उनके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को कवर करवाना चाहिए, और मेरा उसी को ही करवाने का ये प्रयास है। जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो ये बिलीव करते थे कि जो लॉ में बना है वो बना है लोगों के चेंजिंग नीड्स से। जैसे समाज में जैसे बदलाव आते रहते हैं, जैसे सोसाइटी डिमांड करती है, उसी प्रकार से लॉ बनाने चाहिए। और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इस प्रकार के ही लॉ की डिमांड करते थे। हैबिट्स एंड कस्टम्स आर मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हैबिट्स का मतलब है जो काफ़ी सालों से जो एक सिस्टम चला आ रहा है कि जैसे हिंदुओं में मैरिज होगी तो वहाँ पर सप्तपदी के जो प्रोसीजर फॉलो किया जाए। सप्तपदी का मतलब है कि 7 जो फेरे लिए जाते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं, किसी धर्म में वो 4 फेरे से भी काम चल जाता है। तो ये एक जो कस्टम बना हुआ है, जो सोसाइटी की नीड है, उसी हिसाब से सारे काम होते हैं। तो लॉ जो है वो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक जो है फ़िलोसफी है। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि जिसे हम लीगल पॉजिटिविज्म कहते हैं, जिसके एक्सपोनेंट्स और जूरिस्ट जो हैं जॉन ऑस्टिन है, जेरेमी बेंथम है, कैल्सन है, HLA हार्ट हैं, तो उस प्रकार के जो जूरिस्ट उसमें हुए हैं तो वो क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो सारा का सारा फोकस करता है कमांड ऑफ लॉ पे, कमांड ऑफ सोवरन। सोवरन का मतलब है कि जो सरकार है, जो देश का मेन हेड है, उसके बनाया हुआ कानून लागू होगा, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, और उसमें एक सैंक्शन होनी चाहिए, एक पनिशमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कानून हमेशा वही होना चाहिए जो सोवरन की डिमांड हो। कानून वो होना चाहिए जो समाज की डिमांड हो, समाज की जो चेंजिंग नीड्स है, बदलती हुई जो ज़रूरतें, उनके हिसाब से होना चाहिए। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी की जो चेंजिंग सिस्टम है उसको उसके बेस पर लॉ बनाने की बात करता है, और उसी की बेस पर स्टैट्यूट पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डायस, डायस के अकॉर्डिंग, डायस भी एक फेमस जो है लॉ, आप ये कह सकते हो कि लॉ के जानकार हैं, जूरिस्ट आप ये मान ले सकते हो, उन्हें एक फ़िलोसोफर हैं। तो वो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो नेचुरल लॉ थ्योरी से के अगेंस्ट जो है चलता है। नेचुरल लॉ का जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो लॉ है वो परमात्मा की देन है, जो परमात्मा ने जो बनाया है, नेचुरल जो प्रकृति ने जो लॉ बनाया है वही लॉ प्रिवेल होना चाहिए। बट ये जो डायस है उन्होंने ये बात कह दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसी का ही एक सब पार्ट है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो डायस ने ये बात कही कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो पूरी तरह से नेचुरल लॉ थ्योरीज़ के अगेंस्ट है और उसको जो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता।
अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की आप थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड, कि लॉ जो है बनाया नहीं जाता, लॉ जो फाउंड होता है उसे पाया जाता है, उसे ढूंढा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ ढूंढा कैसे जाता है? क्या लॉ को ढूंढा गया है? क्या किसी ग्रंथ से ढूंढा गया है या किसी सोसाइटी से ढूंढा गया है? देखो, लॉ को ढूंढने की बात यहाँ इसलिए की गई है क्योंकि जब ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जो सोसाइटिकल नीड्स है उसके बेस पर ही स्टैट्यूट बनने चाहिए, तो सोसाइटिकल नीड्स जो है बार बार चेंज होती रहती है, तो उसी चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ बनाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड, कि लॉ तो जो है पाया जाता है, न कि बनाया जाता है। ए पेसिमिस्टिक व्यू, पेसिमिस्ट मतलब होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। एक निराशावादी तर्क जो है इसके पीछे ये कहा गया कि जो ह्यूमन की जो एक्शन है, ह्यूमन जो गतिविधियाँ करता है, उनकी गतिविधियाँ जो हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उनको यहाँ पर निराशावादी तरीके से लिया गया है। द ग्रोथ ऑफ लॉ इज़ एसेंशियली अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। अब ये कहता है कि जो लॉ की ग्रोथ होती है वो अनकॉन्शियस है, यानी कि वो चेतन अवस्था में नहीं है, अचेतन अवस्था है, और वही एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ऑर्गेनिक का मतलब अपने आप ही ये प्रतिक्रिया, जो अपने आप ही ये क्रिया चलती है लॉ बनने की। तो जो लॉ की ग्रोथ है वो तो अचेतन है, उसमें किसी प्रकार का कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, तो लॉ अपने आप ही तैयार होता है। लेजिस्लेशन इज़ देयरफॉर ऑफ सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर विद कस्टम। तो हम ये भी कह सकते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो लेजिस्लेशन है वो सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस है, उसकी जो है दूसरे लेवल पर एक महत्व समझा गया है और उसको कस्टम के साथ कंपेयर किया गया है। देखो, ये तो हम भी मानते हैं कि लॉ की देन कहाँ से हुई? कस्टम से। कस्टम हुई या प्रेसिडेंट हुई, उसके बेस पर जो है लॉ को धीरे धीरे लाया गया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो लॉ है वो किसी प्रेसिडेंट की देन है या कस्टम की देन है। तो जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो कस्टम को प्रेफरेंस देता है, वो कहता है कि कस्टम के बेस पर ही किसी लॉ का निर्माण हुआ है, तो इसलिए लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड, लॉ को बनाया नहीं जा सकता, लॉ जो है अपने आप ही मिलता है। सेकंड करैक्टरिस्टिक इसकी ये है कि एज लॉ डेवलप्स फ्रॉम ए फ्यू इजीली ग्रेस्प्ड, ग्रेस्प्ड होता है कि जो हमने ग्रहण किया है, कि लॉ जैसे विकसित हुआ है तो जो एक कानूनी संबंध बना हुआ है प्रिमिटिव कम्युनिटी, प्रिमिटिव कम्युनिटी का मतलब प्रिमिटिव उसको बोला जाता है जो आदि मानव टाइप के लोग होते थे, कहते हैं उस समुदाय से एक ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ, एक अच्छी सोसाइटी में आने के लिए, सिविलाइजेशन का मतलब अच्छी सोसाइटी में आने के लिए कुछ जो है नॉलेज ग्रहण की गई कानूनी संबंधों से संबंधित, तो उसी के बेस पे पॉपुलर कॉन्शियसनेस कैन नो लॉन्गर मैनिफेस्ट इटसेल्फ डायरेक्टली। तो जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस है यानी कि जो चेतना है वो यहाँ पर कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती, बट कम्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर हु फॉर्मुलेट द टेक्निकल लीगल प्रिंसिपल्स। अगर मान लो आप वकील के थ्रू जो अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो उस टाइम में जो ये टेक्निकल जो कानून बना है, जो जिस टेक्निक पर वो बेस्ड है, उन लीगल प्रिंसिपल्स की भी वैल्यू मानी गई है। लेजिस्लेशन जो है वो लास्ट स्टेज को फॉलो करता है, वो लास्ट स्टेज है लॉयर। लॉयर क्या करता है? कोर्ट में जाकर अपने क्लाइंट का पक्ष रखता है और वो जो है लॉ की पूरी जो ग्रेस्प, जो उसने नॉलेज ग्रहण की है, जो नॉलेज उसने ग्रेस्प की है, वो सारी की सारी नॉलेज के बेस पर वो एक्टिविटी की जाती है। और इसी प्रकार से लॉयर जो है कोर्ट में जाके उस लॉ को प्रिवेल करवाता है, लॉ को एनफोर्समेंट करवाता है। लॉज और नॉट ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी, लॉ की कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। ये नहीं है कि आज भारत में जो लॉ बना है वो अमेरिका में भी प्रिवेल करेगा, दोनों का अलग अलग सिस्टम है, दोनों के अलग अलग लॉ है, तो इसे यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता। ईच पीपल डेवलप इट्स ओन लीगल, हर एक व्यक्ति जो है उसकी अलग लीगल हैबिट्स है। अब जब व्यक्ति की बात आती है तो ये नहीं कि मैं हूँ, मेरे लिए अलग लॉ है, आपके लिए अलग लॉ है। व्यक्ति का यहाँ मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय से, एक पर्टिकुलर वर्ग से, जैसे हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, इसी प्रकार से एक विशेष तौर पर जो वर्ग बना हुआ है उसके लिए जो लॉ बनता है वो लॉ जो है ये माना गया है कि यूनिवर्सल लेवल पर उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए जो लॉ जो है वहाँ माना जाएगा। अब बात आती है कि जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसके मेन एक्सपोनेंट्स क्या हैं, मेन जूरिस्ट कौन है, कौन इसको लेके आया, कौन इसके समर्थक थे। सबसे पहला है मॉन्टेस्क्यू, आप नाम याद रखिएगा ये चार, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल वॉन सेविग्ने, सर हेनरी मेन, जॉर्ज फ्रेडरिक पुश्ता। ये चार ऐसे जूरिस्ट हैं जब पूछ लिया जाता है कि किससे डील करते हैं, मैचिंग में आ जाते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल के कौन से, एनालिटिकल कौन से हैं, तो ये जो हैं चार ऐसे जूरिस्ट हैं जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से डील करते हैं। अब इनको हम थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉन्टेस्क्यू जो है, जो सर हेनरी मैन है, उन्होंने ये बात कही कि सबसे पहले बार जब हिस्टोरिकल मेथड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का जब किसी ने जिक्र किया या किसी ने उसकी महत्व को समझा तो वो थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू पहले ऐसे जूरिस्ट थे जिन्होंने उस महत्व को समझा।
और उन्होंने एक फाउंडिंग प्रिंसिपल रखा कि जो हिस्टोरिकल स्कूल जो फ्रांस में है वो इनके द्वारा स्थापित किया गया। उनके हिसाब से इट इज़ इररेलेवेंट, यह इररेलेवेंट है, इसका कोई तर्क नहीं है कि लॉ जो है गुड है या बैड है। इस बात का उनके हिसाब से ये कहा गया कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा लॉ गुड है और कौन सा लॉ बैड है। जो लॉ होते हैं वो पूरी तरह से जो लॉ होते हैं पूरी तरह से सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और एनवायरमेंटल का मतलब है कि जो वातावरण के अंदर जो कंडीशंस होती हैं, जो बदलाव होते हैं, उसी के बेस पर बनाया जाता है। ही स्टडीड द लॉज ऑफ वेरियस सोसाइटीज़, उन्होंने कई अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लॉ का डिस्कशन किया, उनके लॉ पर रिसर्च किया कि और ये समझ में आया, उनको ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो लॉज होते हैं वो क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर, कि जो आसपास का वातावरण है, जो घटनाएं होती हैं, या मान लो जो समाज है उसी के बेस पर इम्पोस्चर का मतलब है जब किसी की स्थिति बदल जाती है, तो इन सभी के बेस पर जो है लॉ बनाया जाता है। He did not go further to explain his observation, वह इसके बाद जो है अपनी इन ऑब्जर्वेशन को, अपने इस जो रिसर्च है उसको जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। हाउएवर, हालांकि दिस पार्टिकुलर आइडिया ऑफ लॉ, ये लॉ का जो विचार है वो हमेशा किसी जगह और किसी समय की बातें करता है, किसी जगह और समय के हिसाब से लॉ को बनाया जाता है। आज अगर समाज की ये ज़रूरत है कि साइबर लॉज को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, क्योंकि यहाँ अब जो है सबसे ज़्यादा हम मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उनके बेस पर जब जो क्राइम किया जाता है वो साइबर क्राइम्स बोला जाता है। तो आज हमारे सोसाइटी की ये नीड है कि साइबर क्राइम्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके कोई लॉ बनाया जाए, जिससे पनिशमेंट का प्रोविज़न भी ज़्यादा हो और आम व्यक्ति जो है उस लॉ में उलझे ना, और जिस व्यक्ति ने एक्चुअली जो क्राइम किया है उसी के हिसाब से जो है लॉ बनाया जाए। तो ये सामाजिक जो है सोसाइटी की एक नीड बन गई है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए जो है उस पर जो है ऑब्जर्वेशन किया गया। मोंटेस्क्यू के द्वारा उन्होंने ये बात कही कि जो लॉ होता है वो क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट है, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर पे होता है। ही वॉज ऑफ द व्यू, उनका ये भी विचार था कि लॉ मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स, ये वही पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ही डिड नॉट एस्टेब्लिश, और उसने किसी प्रकार की थ्योरी को एस्टेब्लिश नहीं किया, कोई फिलोसफी नहीं दी लॉ और सोसाइटी के बारे में, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया, सबसे पहली बार वही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही कि जो लॉ और जो सोसाइटी है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और लॉ जो बनेगा वो सोसाइटी में जो चेंजिंग नीड्स है उसी के बेस पर बनेगा। ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो लॉ शुड आंसर द नीड्स ऑफ द प्लेस, कि जो जगह की ज़रूरतों है उसी के हिसाब से भी लॉ बनना चाहिए। आज किसी जगह की ये ज़रूरत है कि किसानों के लिए कुछ फंड्स इशू किए जाएं, किसानों के लिए जो है कुछ लाइबिलिटी उनकी राइज की जाए, लेकिन उन लाइबिलिटी के साथ साथ उनको जो फंड्स भी प्रोवाइड किया जाए। तो इस प्रकार से किसानों के लिहाज से जो एक नीड बन गई है सोसाइटी की, तो उसको पूरा करने के लिए लॉ बनाया जाना चाहिए। जो मोंटेस्क्यू की जो बुक का नाम था वो नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो मोंटेस्क्यू की जो बेस्ट नॉन वर्क बोला जाता है, तो ये आप माइंड में रखिएगा कि जो स्पिरिट ऑफ लॉ है वो मोंटेस्क्यू की बुक का नाम है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री का मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूजीसी नेट में होगा या किसी राज्य के जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इन दिस बुक ही रिप्रेजेंट्स हिज बिलीफ, उन्होंने अपने विचारों को, अपने राजनीतिक जो एनलाइटमेंट है, जो मोक्ष की प्राप्ति के जो विचार हैं, आइडिया है, उन सब की ज़रूरतों को लोगों और सोसाइटी तक सीमित रख दिया था। कार्ल वॉन सेविग्ने जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हो जाते हैं। इसकी जो है तकरीबन 5, 6, 7 स्लाइड है, तो इसको हम जो है कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको डिटेल में स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 7, 8, 9, 10 यानी कि काफ़ी लंबा ये जो है आपका उसका सेविग्ने का जो है डिस्कशन चलेगा। तो मेरे हिसाब से हमें सेविग्ने का डिस्कशन कल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आज जो है 25-26 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, और इतना लेंथी लेक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जब हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे जो है उसको आगे समझ पाएंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो क्या कहना चाहता है। मेन चीज़ पढ़ लेते हैं जो स्टार्टिंग में, कि हिस्टोरिकल स्कूल का युद्ध कैसे हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा समझ लेना। तो इसका मेन फ़िलोसफी ये बोली गई है कि जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही लॉ होना चाहिए। सोसाइटी की जो चेंजिंग नीड्स है उसी के हिसाब से लॉ को डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोसाइटी की चेंजेस कुछ और हैं
हमें डिमांड तो है वन माइनर्स के लिए लॉ बनाने का, और हम माइनर्स पे लॉ बनाने के बजाय कुछ एक्स्ट्रा लॉज बना देते हैं, तो वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से नहीं होगा। तो उसमें जो है बदलाव सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेचुरल लॉ थ्योरी से ये निकल के आया है। इसकी विशेषता ये कि लॉ अपने आप मिलता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। निराशावादी सोच को लेकर चलता है ये। और ये कहा गया है कि जो भी नॉलेज जो है आदि मानव के टाइम से हमने जो प्राप्त की है, उस नॉलेज के बेस पर ही लॉ को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। लॉ जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन, लॉ की जो वैलिडिटी है, जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो है अपनी लैंग्वेज, मैनर और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ को तैयार करना चाहिए। तो लॉ जो उसी बेस पर होना चाहिए। फिर कहता है कि इसके एक्सपोनेंट्स क्या है, मोंटेस्क्यू, कार्ल वॉन सेविग्ने, सर हेनरी मेन और जॉर्ज फ्रेडरिक पुच्सा, और इसके अलावा एक ह्यूगो, HUGO भी एक इसके एक्सपोनेंट्स हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। वैसे उसका नाम याद रखना कि ह्यूगो जो है, HUGO जो है, वो भी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से डील करते हैं और इसी के जो एक्सपोनेंट माने गए हैं। मॉन्टेस्क्यू जो पहले ऐसे ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल मेथड को अडॉप्ट किया, उन्होंने ये कहा कि जो भी लॉ बनता है, स्टैट्यूट बनाया जाता है, वो समाज के चेंजिंग नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके आसपास का क्या वातावरण है, क्या वहाँ की लोकल सिचुएशन है, क्या वहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए या कुछ घटनाएं हुई, उन सभी के बेस पर जो है लॉ तैयार किया जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम मॉन्टेस्क्यू ने डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, और ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको जो है आप प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए। उन सब के जो लिंक्स वैसे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन अगर लिंक्स प्रोवाइड नहीं भी हो पाते तो आप डायरेक्ट जब सर्च मारोगे तो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से UGC नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्ले लिस्ट बनी है, तो उसको आप सर्च कीजिए, और उस सर्च करने के बाद जो है आप वहाँ पर उसको सुन सकते हैं, अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का जो वीडियो वो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि जब मैं लेक्चर बनाती हूँ तो मुझे ये माइंड में रहता है कि मुझे जो है छोटे छोटे लेक्चर बनाकर अपलोड करना चाहिए। मुझे ये रहता है कि जो कंसेप्ट मैं करवा रही हूँ उसको मैं सबसे पहले क्लियर करवा दूँ, और जो स्टूडेंट्स तक और जो एस्पायरेंट्स तक जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिशन की, उन तक वो टॉपिक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि आज ये वीडियो जो दूसरे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना चाहिए, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। कोरोना का इशू बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अपना कोरोना से ध्यान रखिए और अपने घर के बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आपके बुज़ुर्ग जो है आपसे परेशान हो जाएं। रिसेंटली अभी सोनीपत का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ एक बहू जो है अपनी 82 साल की जो सास है उसके साथ हैरासमेंट कर रही थी, और जो घर के बच्चे हैं उन्होंने वीडियो बनाकर जो अपलोड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो बहू है और उसकी मदर भी वहीं थी, तो उन दोनों के अगेंस्ट जो है एक केस दर्ज कर दिया गया, हैरासमेंट का केस दर्ज कर दिया गया है। तो अपने बुज़ुर्गों का आप ध्यान रखिए। जिन बुज़ुर्गों ने आपको इतने टाइम तक संभाला और यहाँ तक इस लेवल पर आपको लेके आया, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। इस कोरोना के पीरियड में उनको पहले से ज़्यादा केयर देने का प्रयास करना चाहिए। और घर के जो बच्चे हैं उनका भी आप ध्यान रखिए, और बच्चों की जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है उनका ध्यान रखिए, और कोरोना से उनका बचाव करिए। घर से जो है कम से कम उन्हें बाहर निकलने दें, और अगर बच्चा घर से बाहर खेलने भी जाता है तो बाई चांस आप उसे खेलने से ना रोकें, लेकिन उन्हें बाहर जाने दें, लेकिन प्रॉपर मास्क वगैरह पहना कर भेजें, लेकिन थोड़ा देर ही खेलने के लिए करें, और उसी टाइम आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी उसे दें। और इस तरीके से जो आप कोरोना से बचाव भी कर सकते हैं, और बच्चों को जो है आप बंदिश में भी नहीं रखोगे, और वो भी एक आज़ाद पंछी की तरह भ्रमण करते हुए नज़र आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।